वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था, यानी जैविक अन्योन्य क्रियाएं। जैसे कौन कौन सी क्रियाएं हमने पढ़ी थी? कमेंसलिज्म, कंपटीशन, अमेंसलिज्म, प्रिडेशन, म्यूचुअलिज्म इत्यादि। इनमें से कौन कौन से नेगेटिव इंटरेक्शन शो होते हैं और कौन कौन से पॉजिटिव इंटरेक्शन शो करते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते रहते हैं। अगर आपने इस पार्ट को नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। आज हम बात करेंगे कोरल ब्लीचिंग के बारे में। कोरल क्या होता है? व्हाट इज कोरल? कोरल, अगर आपको कोरल के बारे में नहीं जानकारी है तो कमेंट में आप बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोरल के बारे में कुछ विशेष जानकारी दे दूंगा। आज हम जानते हैं कोरल के बारे में ब्रीफ कि कोरल क्या होते हैं। कोरल फाइलम नाइडेरिया के अंतर्गत क्लास का मतलब वर्ग होता है, क्लास एंथोजोआ में आने वाले इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी अकशेरुकी होते हैं। देखिए, एनिमल्स दो टाइप्स के होते हैं। एनिमल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी और दूसरे इनवर्टिब्रेट यानी अकशेरुकी। हम, आप, डॉग, लॉयन, स्नेक, फिश, ये सब वर्टिब्रेट्स में हैं। जैसे ऑक्टोपस, जेलीफिश, ये सब इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोरल क्या है? कोरल इनवर्टिब्रेट है, ना कि वर्टिब्रेट। ये आप ध्यान में रखिएगा। कोरल क्या है? कोरल आर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कौन कौन से कोरल्स होते हैं। जेलीफिश, सी एनिमोन। जेलीफिश एक्चुअल में फिश नहीं होती है। जेलीफिश एक इनवर्टिब्रेट है जो फाइलम नाइडेरिया में आती है। फ्रेंड्स, कोरल के जो टिश्यू होते हैं, कोरल के जो ऊतक होते हैं, वो स्वयं सुंदर नहीं होते हैं, यानी सेल्फ ब्यूटीफुल नहीं होते हैं। तो फिर कैसे होते हैं? एक्चुअल में दे आर वाइट, ये सफेद होते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि कोरल को रंग कौन देता है? कोरल को, इन कोरल के ऊपर रहने वाले एक विशेष एल्गी जिसे हम जूजेंथिली कहते हैं, जिसे हम जूजेंथिली कहते हैं, वो क्या करता है? वो कोरल को कलर देता है, रंग देता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोरल पर रहने वाले विशेष शैवाल जिसे जूजेंथिली कहा जाता है, वो कोरल को रंग प्रदान करते हैं। और अगर जहां पे ये कोरल रह रहे हैं, अगर वहां पे स्थिति अच्छी नहीं हुई और किसी कारणों से जूजेंथिली कोरल से नाराज हो गए और ये चले गए, तो बचते हैं केवल कोरल, और उस इवेंट को कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। मतलब यह है कि अगर कोरल के ऊपर रहने वाले जूजेंथिली कोरल को छोड़ देते हैं तो कोरल अपने वास्तविक एक्चुअल कलर में आ जाते हैं, जो व्हाइट कलर है। इस इवेंट को, इस घटना को हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, प्रवाल विरंजन कहते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है कि द माइक्रो एल्गी लिविंग ऑन द कोरल, कोरल के ऊपर रहने वाले माइक्रो एल्गी
सूक्ष्म शैवाल when affected due to the following reasons, निम्न कारणों से प्रभावित होकर के कोरल से अलग हो जाते हैं और इससे कोरल अपने एक्चुअल वाइट कलर में आ जाते हैं। इस फिनोमेना को, इस इवेंट को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। नोट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोरल क्या करते हैं, कोरल लगभग 90% जो पोषण है वो एल्गी से प्राप्त करते हैं, जो एल्गी कोरल के ऊपर रहती है। तो फिर हुआ क्या, कोरल और एल्गी, कौन सी एल्गी, जूजेंथिली एल्गी के बीच कौन सा संबंध हुआ, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब एल्गी को रहने के लिए स्थान मिल गया कोरल के ऊपर और कोरल को एल्गी से न्यूट्रिएंट्स मिल गए, फूड मिल गए। इसी तरीके से ये विस्तार होते रहते हैं। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहां है, वो कौन से आइलैंड पे है और उसकी लेंथ कितनी है, कितने किलोमीटर वो लंबी है। इनके आंसर आप कमेंट में जरूर करना, मैं देखूंगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरल ब्लीचिंग को अफेक्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्कस द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट कोरल ब्लीचिंग, यानी निम्न कारणों को दर्शाइए जो कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन में सहायक हैं। तो यहाँ पे तो हम 5 ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। इन 5 को हम एनालिसिस कर सकते हैं डिटेल में, तो आगे मेंस के लिए फिर वो अलग चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारा है कोरल ब्लीचिंग को अफेक्ट करने वाला पहला, ग्लोबल वार्मिंग। होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ जाता है और यदि समुद्र का टेम्परेचर बढ़ गया तो कोरल्स को दिक्कत होती है, इससे कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा क्या है, अगर समुद्र के जल में लवणता ज्यादा हो जाए, वो भी कोरल के लिए हानिकारक है, इससे भी कोरल ब्लीचिंग होती है। यदि समुद्र में एसिड ज्यादा हो जाए, देखिए समझते हैं, दिस इज सी, ये समुद्र है। यदि CO2 लेवल समुद्र में ज्यादा बढ़ेगा, समुद्र में H2O है, पानी है, CO2 के ज्यादा होने से CO2 और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे कार्बोनिक एसिड। यदि ज्यादा कार्बोनिक एसिड बन गया समुद्र में तो कोरल के लिए हानिकारक होता है। इसलिए ओशियन एसिडिफिकेशन में कोरल को समस्या होती है और ब्लीचिंग शुरू हो जाती है। और ये कैसे होगा, जब CO2 का लेवल ज्यादा हो जाएगा। 4, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी अगर हो जाए समुद्र में, ये कैसे होगी, यदि नंबर ऑफ जू प्लैंक्टॉन्स ज्यादा हो जाए। अगर जू प्लैंक्टॉन्स की संख्या बढ़ जाए तब क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उससे कोरल को समस्या होगी और कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। 5वां है पॉल्यूटेंट्स। यदि किसी कारणों से समुद्र में पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक पदार्थ ज्यादा आना शुरू हो जाए तो उससे भी कोरल ब्लीचिंग होती है। जैसे ऑक्सीबेंजोन, ब्यूटिल पैराबेन एटसेट्रा और कई सारे केमिकल्स हैं जो पॉल्यूशन करते हैं सी वाटर में। तो इन सभी कारणों से कोरल ब्लीचिंग इफेक्ट होती है। कोरल ब्लीचिंग के बाद में कोरल कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं और यदि स्थिति सामान्य नहीं हुई तो कोरल मर जाते हैं। इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि किस तरीके से कोरल ब्लीचिंग होती है। आपके सामने ये कोरल है, इस कोरल पे ये जो रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं पॉइंट्स, ये जूजेंथिली वो शैवाल है। अब इसमें क्या हो रहा है, कोरल और दिस इज जूजेंथिली एल्गी, कौन सा रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब देखिए, कोरल को जूजेंथिली क्या प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है, और कोरल को कलर प्रोवाइड करती है। बदले में कोरल जूजेंथिली को रहने के लिए स्थान प्रोवाइड करते हैं।
तो जो रंग है और फूड है वो कोरल को जूजेंथली प्रोवाइड करती है। 2 में देखते हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि इंक्रीज्ड ओशियन टेम्परेचर पॉल्यूशन, समुद्र के जल में तापमान बढ़ गया है और पोल्यूशन हो गया है और कई चीजें हुई होंगी। इससे क्या होगा, जो शैवाल जूजेंथली है वो कोरल टिश्यूज को छोड़ देती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे केवल 1 या 2 जूजेंथली कोरल के ऊपर मौजूद, बाकी सब जा चुके हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कोरल टर्न वाइट। अगर बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे तो कोरल वाइट हो जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो उससे क्या होगा, कोरल कमजोर हो जाएंगे और बहुत ज्यादा ससेप्टिव हो जाएंगे डिजीज के लिए। कोरल स्लोली, धीरे धीरे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो फूड सोर्स था वो अब नहीं रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस है कोरल ब्लीचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट, बढ़ा हुआ सी वाटर टेम्परेचर मेन रीजन है कोरल ब्लीचिंग का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है उसमें ऑप्शन में ये लिखा होता है कि मेन रीजन क्या है कोरल ब्लीचिंग का, और यदि लिखा हुआ है सी वाटर टेम्परेचर बढ़ा हुआ, तो आंसर करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 2, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कोरल ब्लीचिंग इवेंट, सबसे विध्वंसकारी कोरल ब्लीचिंग घटना को रिकॉर्ड किया गया था जो एल नीनो के कारण हुई थी। 2 टर्म होते हैं, एल नीनो, ला नीना। आपको पता होगा जो लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, जो 2014 से 17 के बीच घटित हुई। इस दौरान लगभग 70% कोरल इफेक्टिव हुए, हार्म्ड हुए, उनको हार्म पहुंचा। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लैंकटन क्या होता है? प्लैंकटन को डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड प्लैंक्टोस से, जिसका मतलब होता है टू वैंडर, भटकने वाला, जो भटकता हो, यानी जो वाटर करंट्स में फ्लो करता हो, भटकता हो। तो प्लैंक्टन्स 2 टाइप्स के होते हैं, जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन। जू जहां पे आ जाए इसका मतलब एनिमल होता है, और फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। जैसा आप लोगों ने सुना होगा फाइटो हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स। जू प्लैंक्टन्स के अंतर्गत हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स आते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एनिमल्स वैसे भी हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी परपोसी होते हैं, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं जू प्लैंक्टन में? जैसे जेलीफिश, श्रिम्प, लीच, स्क्विड इत्यादि। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि इनके पास में फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इस वजह से खाना अपना स्वयं पकाते रहते हैं। इनको हम माइक्रो एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है। इनके पास क्लोरोफिल होती है और उसके लिए सनलाइट रिक्वायर होती है, जिससे फोटोसिंथेसिस हो और खाना पके। ऑक्सीबेंजोन क्या होता है? ऑक्सीबेंजोन यूज होता है प्लास्टिक और सनस्क्रीन में एज ए अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्बर, जो प्रिवेंट करता है, बचाता है डैमेज फ्रॉम सनलाइट एक्सपोजर, जो सूर्य के प्रकाश से बचाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है, तो उससे स्किन डैमेज हो सकती है, इसलिए हम सनस्क्रीन में इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है ब्यूटिल पैराबेन। ये एक प्रिजर्वेटिव है कॉस्मेटिक्स में और एक फ्लेवरिंग एजेंट है फूड में। एल नीनो क्या है? इसे लिटिल बॉय कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द वार्म ओशियन वाटर करंट विच कॉज द सी वाटर टेम्परेचर राइज, यानी समुद्र के वाटर टेम्परेचर में अगर बढ़त हो रही है, राइज हो रही है, तो उसको हम एल नीनो कहते हैं। आगे हम बात करेंगे ला नीना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। फॉर हिंदी स्टूडेंट्स, हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए ये डेटा पूरा हिंदी में अवेलेबल है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए आपको इनसाइट स्टडी फोरम IAS
चैनल को ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।